जय हिंद, नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि संविधान को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें काफी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और काफी बेहतरीन टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, जैसे कि बलात्कार से संबंधित मामले हो गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम हो गया, और जैसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम हो गया, है ना। इस प्रकार के अधिनियम से काफी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लिया गया है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, इसमें पहला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमिनदेही का स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख। याद रखिएगा, कलिंग के चेदी वंश का महान शासक होता है खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का महान शासक होता है खारवेल। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का वर्णन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का वर्णन है। इस अभिलेख में वर्णित है कि कलिंग के क्षेत्र में, कहाँ पे? कलिंग कलिंग के क्षेत्र में राजा नंद ने सिंचाई हेतु नहर खुदवाई थी, है ना। सिंचाई हेतु नहर खुदवाई थी। तो ये जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सिर्फ राजा नंद के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि ये सिंचाई हेतु नहरों के लिए भी प्राचीन ये साक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, अभिलेख से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। देव पांडा अभिलेख किससे संबंधित है? देव पांडा। ठीक है, देव पांडा अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है? एरन अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुर्जर, है ना, गुर्जर अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है। गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रयाग प्रयाग स्तंभ यह किस शासक से संबंधित है। आंसर बता दीजिए अगर आपने पढ़ा होगा। देखिए, जो प्रयाग स्तंभ है ना, ये जो प्रयाग स्तंभ है, ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, देवपांडा अभिलेख जो है, देवपांडा अभिलेख आपका विजय सेन से संबंधित है। अगर एरन अभिलेख किससे संबंधित है बता दीजिए। एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। अगर आपसे गुर्जर पूछ ले कि गुर्जर अभिलेख किससे संबंधित है, तो गुर्जर और एक मास्की भी होता है ना, मास्की। गुर्जर और मास्की जो अभिलेख है, ये आपका अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अशोक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो प्रयाग स्तंभ आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। देवपांडा अभिलेख आपका विजय सेन से संबंधित है। एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त से संबंधित है। और गुर्जर और ये मास्की अभिलेख जो है, ये आपका अशोक से संबंधित है। ठीक है, एक और दो तीन और याद रख लीजिए। मंदसौर, है ना, मंदसौर आपने पढ़ा होगा। ये जो मंदसौर है ना, ये आपका यशोवर्मन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, और एक जूनागढ़ पड़ता है, जूनागढ़ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा भी, जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में दो होता है, एक गिरनार होता है, एक भीतरी होता है। एक गिरनार होता है और एक भीतरी होता है। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ का गिरनार वाला है ना, वो रुद्रदामन से संबंधित है। और ये जो जूनागढ़ का भीतरी वाला जो होता है, वो आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो अभिलेख से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लेते हैं कि कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख आपका यह रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है। अयोध्या अभिलेख में आपका पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख यह किस लिपि में लिखा है। हाथी गुम्फा अभिलेख यह किस लिपि में लिखा है बता दीजिए। ब्राह्मी लिपि में लिखा है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। लुम्बनी स्तंभ अभिलेख में अशोक की किस वर्ष की यात्रा और कर रियायत दर्ज है। तो लुम्बनी अभिलेख में ना, ये आपका राज्याभिषेक की जो 20 वर्ष बाद की यात्रा उल्लिखित है और किस वर्ष की यात्रा और कर रियायत दर्ज है। तो जो कर रियायत है, ये आपका उपज का 1/8 हिस्सा है ना, उपज का 1/8 हिस्सा दर्ज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला दीर्घ संस्कृत शिलालेख किसे माना जाता है, तो पहला दीर्घ संस्कृत शिलालेख आपका ये जूनागढ़ का है ना, जूनागढ़ का ये जो गिरनार का अभिलेख है, रुद्रदामन का, उनका ये अभिलेख माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से दो प्रश्न एकदम आपको याद रखना है। इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले, इसमें पूछ रहा है चुनाव लड़ने वाले, ना कि जीतने वाले, है ना। जीतने वाले नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि लड़ने वाले कौन थे, प्रथम भारतीय लड़ने वाले कौन थे। आंसर बताइए। लाल मोहन घोष,
दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त। आरसी दत्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए लाला मोहन घोष है ना, ये जो लाला मोहन घोष है ये आपका 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय, बट ये जीत नहीं पाते हैं ना, ये हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाते हैं, लाला मोहन घोष ये हार जाते हैं। इसके बाद चुनाव लड़ते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन लड़ते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लड़ते हैं 1886 में। ठीक है, तो 1886 में भी ये हार जाते हैं। 1886 में भी ये हार जाते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? हॉलबर्न एक सीट थी, वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से भी हार जाते हैं। बाद में फिर ये जो है 1892 में चुनाव लड़ते हैं फिन्सबरी सीट से। ठीक है, फिन्सबरी सेंट्रल होता है, वहां एक सीट होती है, तो वहां से ये चुनाव लड़ते हैं और ये 1892 में चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो लाला मोहन घोष होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद सदस्य मतलब ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी होगा, है ना, दादा भाई नौरोजी। इसमें पूछ रहा है कि लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो लाला मोहन घोष होगा, लाला मोहन घोष होगा। अन्य संभावित प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित द्वितीय भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले द्वितीय भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? सर मंचरी भावनागरी, है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश सरकार मंत्रिपरिषद में पद पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल के प्रथम यानी कि पहले कम्युनिस्ट सांसद कौन थे? तो सापुर जी सकलत वाला, है ना। ये प्रश्न याद रखिएगा। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि मिलान करने के लिए नदी दिया है और उनकी सहायक नदियां हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो ये काफी इजी प्रश्न है, इसको आप मिलान करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें दिया है गंगा दिया है, गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया है, यमुना दिया है, और इसकी सहायक नदियों में आपको मिलान करना है भीमा, केन, मंजीरा, सोन। इसका मिलान करने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिलान आप करिए। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां कुछ लिख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा है ना, यहाँ से ये प्रश्न सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। गंगा और क्या दिया है? गोदावरी, गोदावरी, गंगा दिया है, गोदावरी दिया है, और कृष्णा, कृष्णा, है ना, कृष्णा, और कौन सा है? यमुना। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इनकी सहायक नदी आपको याद होगा, मुझे पता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बट एक बार फिर से याद करिए। देखिए गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी होती है? गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं यमुना। आप थोड़ा बताइए, मैं लिख रहा हूँ, चलिए बताइए। यमुना होती है, और कौन सा होता है? चंबल होता है, चंबल होता है, और सोन होता है, सोन होता है, दामोदर, दामोदर, दामोदर होता है, और घाघरा होता है, घाघरा, घाघरा आपने नाम सुना होगा, घाघरा। रामगंगा, राम, रामगंगा होता है, और कोसी, कोसी भी होती है ना, बिहार में जो मिलती है, जिसको बिहार का शोक नदी बोलते हैं। गंडक। तो ये सारी नदियां ये आपकी गंगा की सहायक नदी होती है। अगर आप पूछेंगे लेफ्ट और राइट से कौन सी मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गोदावरी, गोदावरी में बहुत अच्छा दो गंगा याद रखिएगा, एक होती है आपका पेन गंगा, है ना, एक होता है पेन गंगा, गोदावरी की सहायक नदियां होती है। एक होती है वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा। इंद्रावती, इंद्रा, इंद्रावती, है ना, इंद्रावती। और इंद्रावती के बाद आपका होता है वर्धा, वर्धा। ठीक है, वर्धा होता है, सबरी करके होता है, मंजीरा करके होता है। हाँ, ये गोदावरी में होता है मंजीरा, मंजीरा। ठीक है, यही देखिए आपका पूछा है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ये मंजीरा हो जाएगी, है ना। कृष्णा नदी का और कौन सी सहायक नदी होती है? कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है कोयना, कोयना। कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है कोयना। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई साहब, अभी नहीं याद करेंगे कब याद करेंगे बताइए, कब याद करेंगे? घाट प्रभा, घाट प्रभा, कभी ना कभी तो याद करना पड़ेगा, है ना। घाट प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदियां हो जाएंगी आपका कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम। भीम करके भी एक नदी है, वो भी आपका कृष्णा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी बता दीजिए, तो यमुना एकदम सहायक नदी है टोस, हिंडन, टोस, हिंडन, टोस, हिंडन, चंबल, चंबल, टोस, हिंडन, चंबल, बेतवा, बेतवा, केन। ठीक है, तो ये सारी जो नदियां ये आपका यमुना की सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें मिलान करने का अब आप प्रयास करिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी सोन नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी की सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी मंजीरा, गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी मंजीरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो कृष्णा की हो जाएगी आपका भीमा, है ना, भीमा हो जाएगा। अगर यमुना का सहायक नदी पूछ ले, यमुना की सहायक नदी बता दीजिए, तो यमुना का हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन, है ना, हिंडन, और
टोंस, ये सारी नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो इसमें मिलान करिए कौन सा हो जाएगा, इसमें मिलान करिए, इसमें कौन सा हो रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D2, डी ए का 4 हो रहा है, ए का 4 हो रहा है और डी का 2 हो रहा है, A4D2 ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। मंजीरा नदी की कुल लंबाई कितनी मानी जाती है, तो मंजीरा नदी की कुल लंबाई मानी जाती है लगभग 724 किलोमीटर। भीमा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, भीमा शंकर पहाड़ी महाराष्ट्र सह्याद्री पर्वत से होता है। केन नदी किस प्रमुख संरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जल आयतन के आधार पे, तो ये जल आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो जल आयतन के आधार पे घाघरा नदी यहाँ पे हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आंसर बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था ये बता दीजिए, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, है ना, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है। इनको जो है 54वें वार्षिक अधिवेशन में मेरठ मेरठ से, है ना, मेरठ 1946 को जो है इनको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। फिर बाद में अधिवेशन होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है जाके कांग्रेस जो है मिलन हो गया था ना, कांग्रेस का मिलन हो गया था। और यहीं पे जो है रामचंद्र शुक्ल गए थे, कहाँ पे, लखनऊ गए थे। तो उन्होंने जो है गांधी को निमंत्रित किया था, कहाँ पे, वहां पे आने के लिए, चंपारण में आने के लिए, है ना। जो तीन कठिया पद्धति वहां पे जो लाइए थे, चंपारण आंदोलन, चंपारण में, है ना। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र घोष, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा मिलान करने के लिए दिया है, चलिए मिलान करने का प्रयास करिए कि नाभिकीय शक्ति केंद्र और उसके राज्य कौन से हैं। चलिए मिलान करिए। रावत भाटा कहाँ पे है, रावत भाटा कहाँ पे बताइए, रावत भाटा कहाँ पे है, रावत भाटा आपका राजस्थान पड़ता है ना। तारापुर, तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। काकरापार, काकरापार आपका गुजरात में पड़ेगा। और नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ए का क्या हो रहा है, ए का वन, ए का वन, है ना, ए का वन। अच्छा, इसमें ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे गड़बड़ देखिए, कितनी चालाकी से प्रश्न दिया है, ये देखिए, दिख रहा है ना। 1 2 3 4 आप करेंगे, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें देखिए ध्यान से करिए, ए का हो जा रहा है रावत भाटा जो है कहाँ पे पड़ता है, तो रावत भाटा आपका राजस्थान पड़ता है। तो ए का वन दिया है ना। कुछ ऑप्शन यहाँ पे इशू है, ए का वन, ए का वन हो रहा है, ठीक है। और तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो तारापुर आपका हो जाएगा बी का 2, बी का 2। सी का काकरा पार कहाँ दिया है, काकरा पार। तो जो काकरा पार है, काकरा पार कहाँ पे पड़ता है बताइए, काकरा पार आपका गुजरात में पड़ता है। काकरा पार गुजरात में पड़ता है, रावत भाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरा पार गुजरात और नौरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम और कलपक्कम नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, रूस के सहयोग से ना, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर कहलाता था जो। जैतपुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जैतपुर आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कर्नाटक का प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है, तो कर्नाटक का प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र है कैगा, है ना। क से कर्नाटक, क से कैगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आंसर बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको पता ही होगा, प्रशांत महासागर, है ना। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 16 दशमलव, मतलब लगभग 16.52 करोड़ वर्ग वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। ये चीज याद रखेगा। लगभग मतलब कि ये जो पृथ्वी सतह का लगभग 46% है और पूरे महासागरीय सतह का लगभग जो है
32% है। ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछ लीजिए प्रशांत महासागर, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है अमेरिका और एशिया, है ना, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर बता दीजिए कौन सा है। आर्कटिक महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर का वैश्विक क्रम क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो आपका तीसरा स्थान है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो आपका 106.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 90 ईस्ट रिज, 90 पूर्व रिज कौन से महासागर में स्थित है, आपका हिंद महासागर में स्थित है। भारत किस महासागर से घिरा है, तो ये आपका हिंद महासागर से ही घिरा है। ये देखिए कुछ इकोनॉमिक से प्रश्न आपका पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित में सर्वाधिक योगदान है, मतलब किस क्षेत्र का जो है यह जीबीए में मतलब सर्वाधिक योगदान है। देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका किससे संबंधित है बताइए, जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है ना। और जो द्वितीय अर्थव्यवस्था है ये आपका उद्योग व निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, उद्योग व निर्माण, उद्योग व निर्माण से संबंधित है। और जो तीसरा अर्थव्यवस्था है आपका सेवा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो सेवा क्षेत्र है ना, इसका लगभग 54.7% का योगदान जीवीए में है, सकल मूल्य वर्धित में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए संभावित प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। भारत की आईटी जो सेवाएं हैं ना, यह किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो आईटी सेवाएं आपके सेवा क्षेत्र का हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बोलूंगा क्योंकि आईटी से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, अनेक सारे एग्जाम में आप देख रहे होंगे। तो भारत की आईटी सेवाएं किस क्षेत्र का हिस्सा है, आपका सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। भारत में हरित क्रांति ने किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया था, कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया था। मेक इन इंडिया का आरंभ किया जाता है 25 सितंबर 2014 को, और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो क्या है, शेर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सतत सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है, चलिए बताइए। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के अवसर, आर्थिक विकास की रक्षा करना, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, या फिर कृषि विकास, या फिर कृषि विकास, बताइए। तो याद रखिएगा सतत विकास जो है, सतत आर्थिक विकास, इसके अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के अवसर, आर्थिक विकास की रक्षा करना, है ना। ये चीज याद रखा। अगर इसमें देखिए पूछ रहा है, एक इंपॉर्टेंट शब्द है, टर्म है सतत। सतत मतलब क्या होता है, सतत मतलब होता है कि सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी कि आज की आवश्यकताओं को पूरी, मतलब जो आज की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की जो पीढ़ियां है ना उसको आवश्यकताओं से कोई समझौता न करना पड़े, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए अन्य संभावित प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एसडीजी 13 किस विषय से संबंधित है। ये आपका जलवायु कार्यवाही संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन संबंधित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई। ये तो प्रश्न भाई साहब एक बोनस प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न समझिए कि हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछ ही रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस और किस अधिनियम से होता है, आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये 2010 इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। एनजीटी जहाँ है 2010 मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपका यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकाशन, इसका एक वार्षिक प्रकाशन है। यह विश्व बैंक समूह का है। विश्व व्यापार संगठन की कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 166 है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु है, आंसर बता दीजिए कितने मुख्य कृषि जलवायु है। याद रखिएगा कि राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश को 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, जैसे आपका मृदा के आधार पे है ना, मृदा के आधार पे, वर्षा के आधार पे, मृदा के आधार पे, वर्षा के आधार पे, तापमान के आधार पे, ठीक है, तापमान के आधार पे, जल के आधार पे, जल के आधार पे, मानव संसाधन के आधार पे, संसाधन मानव संसाधन के आधार पे जो है मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटा जाता है। अन्य संभावित प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन की प्रमुख मृदा कौन सी होगी, आपका एलुवियल हो जाएगा और कैलक्रस हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, इसमें 2 जिले आते हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल कितने जिले, यूपी भाग शामिल है, आपका इसमें 7 जिला हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ, आपका होता है 2017 में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब होता है, वर्ष 2017 में होता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यह जो है कहाँ पर स्थित है, आपका स्थित है लखनऊ में स्थित है।
लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न देखिए बार बार पूछा ही जाता है कि उत्तर प्रदेश में मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ पे दोनों के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा स्थान है, तो वह स्थान है आपका कौशाम्बी। कौन सा स्थान है, कौशाम्बी। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कौन सा है, प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, है ना, कौशाम्बी हो जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सारनाथ में क्या हुआ माना जाता है, सारनाथ में क्या हुआ माना जाता है, आंसर बताइए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश आपको पता ही है, धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनगर किस घटना से प्रसिद्ध है, कुशीनगर आपका बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, महापरिनिर्वाण स्थल संबंधित है। दो चीज याद रखें, सारनाथ आपका ये प्रथम उपदेश संबंधित है, धर्म चक्र परिवर्तन जिनको बोलते हैं, और जो कुशीनगर है ना, यहाँ से यहाँ पे जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यहाँ पे यानी यहाँ पे बुद्ध के क्या हो गए थे, बताइए क्या हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, देवगढ़ जैन मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है, आपका यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, आपका वत्स महाजनपद की राजधानी है। आपको 16 महाजनपदों के नाम याद है, उनकी राजधानी के नाम याद है, बताइए, नहीं याद हो तो बताइए। घोषित राम बौद्ध मठ यह किसके द्वारा बनवाया जाता है, आपका बनवाया जाता है कौशाम्बी के सेठ घोषित द्वारा, कौशाम्बी के सेठ घोषित द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कालिदास सम्मान जो है यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, कालिदास सम्मान जो है यह किस सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, ठीक है। तो आपका प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न से पूछा है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह यह कहाँ पे होता है, आपका होता है उज्जैन मध्य प्रदेश में होता है। कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या कहलाता है, कर्नाटक रत्न कहलाता है। केरल के राज्य स्तरीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या हो जाएगा, केरल ज्योति हो जाएगा। राज्य राजस्थान संगीत नाटक अकादमी यह कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तानसेन समारोह किस राज्य में होता है, आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। चलिए ये भी प्रश्न आपको पता ही होगा, बट एक बार आप फिर से बता दीजिए कि ये किस यान से इनकी दुर्घटना हुई थी, ये बताइए आप, ठीक है। ये प्रश्न मुझे पता है, आपको पता है। भारत की जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, भारतीय मूल की जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, आंसर बताइए। कल्पना चावला, भूमिका चावला, है ना, जूही चावला नहीं भाई साहब, संतोष यादव, बुला चौधरी, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगी कल्पना चावला, कौन हो जाएंगी, कल्पना चावला हो जाएंगे, है ना। जो कल्पना चावला है, ये आपका ये भारत में जन्मी पहली महिला है जो अंतरिक्ष जाती है, ठीक है। इनका पहला मिशन होता है, इनका जो पहला मिशन है उसको याद रखिएगा। पहला मिशन होता है जो कोलंबिया में, है ना, पहला मिशन कोलंबिया था, जिसको बोलते हैं यस टी एस 87 1997 में, ठीक है। तो इसमें को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो दूसरा मिशन होता है ना, जो दूसरा मिशन होता है ये होता है आपका यस टी एस 107 लगभग ये होता है आपका 2003 के आसपास में, ठीक है, 2003 के आसपास में होता है, ठीक है। इसी में जो है पुनः प्रवेश करते समय इनकी दुर्घटना हो गई थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे, राकेश शर्मा हो जाएंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा और कब प्रक्षेपित हुआ था, यह आर्यभट्ट, है ना, पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, और 19 अप्रैल 1975 को यह प्रक्षेपित हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को यह प्रक्षेपित हुआ था। ये ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा तो फुल फॉर्म आप पूछ लिया। इसके आप बताइए अध्यक्ष कौन है ना, इसकी स्थापना कब होती है। भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गगन है। तो काफी सारे और भी कार्यक्रम है। अगला देखिए, अच्छा चलिए चलिए बताइए, आपने टिकटॉक चलाया होगा, ठीक है, टिकटॉक तो चलो जरूर चलाया होगा। टिकटॉक के साइड में देखिए देखे होंगे आप एक बैकग्राउंड में, उसमें क्या बोलते हैं उसको, वाटर मार्क दिया रहता था उसमें, स्टार्टिंग में साइड में या फिर लास्ट में देता था। उस वही प्रश्न आपसे पूछा है कि बाइट डांस ने किस ऐप का 2017 में अधिग्रहण किया, जिसे 2 अगस्त 2018 को टिकटॉक में मिला दिया गया। भाई अब तो भारत में टिकटॉक ही गायब हो गया, बट कोई नहीं, आप आंसर बताइए कि बाइट डांस ने किस ऐप का 2017 में अधिग्रहण किया, जिसे 2 अगस्त 2018 को टिकटॉक में मिला दिया गया। आंसर बताइए, रील हो जाएगा, लाइकी हो जाएगा, म्यूजिकली हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। ये तो आप बता ही देंगे, म्यूजिकली, है ना, म्यूजिकली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। चलिए सर्च इंजन के बारे में बता दीजिए। बाइडू है, पैकेट्स है, कुकीज है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सर्च इंजन होता है ना, यानी यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेब पर पूछे गए सभी सवालों का वेब पेज के रूप में आपको क्या देता है, आंसर देता है, सूची देता है ना, वो देता है। तो ये जो वाइडू है ना, ये जो वाइडू है, ये आपका चीन आधारित प्रमुख सर्च इंजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा, बिंग हो जाएगा, डक डक गो
वो किस लिए जाना जाता है? आपका प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन के लिए जाना जाता है। याहू सर्च अपने परिणाम किस इंजन से प्राप्त करता है? आपका मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट बिंग से प्राप्त करता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। एसईआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज हो जाएगा। सर्च इंजन रिजल्ट पेज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी हम करा देंगे, डोंट वरी। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? बताइए, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार के आविष्कारक हो जाते हैं रॉबर्ट वाटसन वॉट, ठीक है। रडार का आविष्कारक कौन हो जाती है? रॉबर्ट वाटसन वॉट हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, रडार का विस्तृत रूप बता दीजिए। रडार का विस्तृत रूप बता दीजिए। रडार का विस्तृत रूप हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी.एल. बियर्ड ने किया था। लेजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। टेलीफोन का आविष्कारक कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इतना स्पीड में क्यों कराऊं? आपको बीएनएस और बीएनएसएस और प्रमुख सारे अधिनियम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको पहले इसको ये वाले प्रश्न करा दो, फिर उसको जल्दी जल्दी कराता हूँ ना, तो उसमें अच्छे से कराएंगे, ठीक है। टाइम लेके आपको बताएंगे, डोंट वरी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मुख्यतः किस तत्व की मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बताइए किसकी मिलाई जाती है? क्या मिलाया जाता है? मिलावट कार्बन की, मैंगनीज की, सिलिकॉन की, क्रोमियम की। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मुख्यतः किस तत्व की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है स्टील की कार्बन की, है ना, कार्बन की बढ़ाई जाती है। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक होता है प्रमुख हार्डनिंग तत्व होता है, ठीक है। याद रखिए ये शब्द, हार्डनिंग। कार्बन एक प्रमुख हार्डनिंग तत्व है, ठीक है। कार्बन बढ़ने पर क्या होता है? कठोरता बढ़ती है, तन्य बल भी बढ़ता है, ठीक है। जबकि नम्यता है वह घटती है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है, पीतल का रंग है ना, यह हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। शुष्क बर्फ आपको पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। पानी का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का पानी हो जाएगा। और कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आज आता है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर बता दीजिए। ऑक्सफोर्ड ने किया था, डार्विन ने किया था, लेमार्क ने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था भाई साहब? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है, इनकी एक पुस्तक होती है डाई म्यूटेशन थ्योरी, उस पुस्तक में इन्होंने जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि जो नई प्रजातियां है ना, नई प्रजातियां से जो है अचानक होने वाले बड़े बड़े वंशानुगत जो परिवर्तन होते हैं, उनको जो है इन्होंने उस बुक में उल्लेखित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इसमें ये भी बता दीजिए कि ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है प्रयोग किस पौधे पे किए थे? तो वो पौधा है आपका उनका इवनिंग प्रिमरोज, इसको बोलते हैं ऑन्थेरा लेमार्काइना। लेमार्क का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? लेमार्क का सिद्धांत जाना जाता है उपार्जित गुणों की वंशागति से। उपार्जित गुणों की वंशागति से। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल किसने दिया था? आपका निल्स एल्ड्रिज व स्टीफन जे गोल्ड ने दिया था। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन आपका डीएनए में स्थायी विरासत में जाने योग्य परिवर्तन है। सॉल्टेशनिज्म विकास में इसका से क्या है कि सॉल्टेशनिज्म विकास से है कि विकास में अचानक बड़े छलांग सदृश परिवर्तन से प्रजाति का विचार। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार यह अधिनियम पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू होने की स्थिति कब से मानी जाती है? यानी कि पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 यह पूरे भारत में लागू कब से होता है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर? आंसर बता दीजिए। 26 अक्टूबर 2006 से, 2 अक्टूबर 2005 से, 1 जनवरी 2007 से, या फिर 15 अगस्त 2005 से। 15 अगस्त 2005 से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसमें ये पूछता है कि यह पारित कब हुआ था, यह पारित कब हुआ था, यह लागू कब होता है ना, यह लागू कब होता है, इसमें कुल कितने भाग हैं, इसमें कुल कितने भाग हैं, और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, इसमें कुल कितनी धाराएं, ये आपसे पूछा जाता है। तो अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि यह पारित कब होता है, यह पारित होता है 13 सितंबर 2005। 13 सितंबर सन 2005 को यह पारित होता है। लागू कब होता है? लागू होता है 26 अक्टूबर सन 2006 को।
26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है, पारित होता है 2005 में, याद रखिएगा। भाग, इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल टोटल 5 भाग हैं। कौन कौन से? इसमें जो देखिए, इसमें जो पहला भाग है उसमें जो है जैसे संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है, ठीक है, इसका प्रारंभ के बारे में बात की जाती है। भाग 2 में जैसे कि घरेलू हिंसा और उसकी व्याख्या के बारे में बताया गया है। भाग 3 में संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में अनुदेशों के अधिकार के प्रावधान के बारे में बताया गया है। भाग 5 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। तो यही पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार यह अधिनियम पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर छोड़कर लागू होने की स्थिति क्या है? तो लागू होने की स्थिति हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। यहाँ पे देखिए, आपको ये अधिनियम पूरा कंप्लीट याद हो जाना चाहिए। कह रहा है कि इस कानून का नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसे साल 2005 में किया गया था, पारित किया गया था। 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति और अधिसूचना पे लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति 13 सितंबर 2005 को मिली। अधिनियम को भारत के राजपत्र गजट में 14 सितंबर 2005 को पारित किया जाता है और लागू होने की यह वास्तविक कैसे मानी जाती है? आपको पता है कब मानी जाती है? 26 अक्टूबर 2006 को। धारा 1 के 3 के अनुसार यह कानून उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से इसे 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी किया और ये पूरे भारत में इसका विस्तार है। यह अधिनियम वर्तमान में पूरे भारत में भी लागू हो गया, क्योंकि 2019 में संशोधन होता है। जम्मू कश्मीर वाले जो शब्द है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? तो आपका जो है घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें पूछता है अधिनियम संख्या, घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या क्या है? अधिनियम संख्या है 43। अधिनियम संख्या क्या है? अधिनियम संख्या 43 है। PWDVA 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में कौन से अत्याचार शामिल हैं? तो इसमें जो है आपका शारीरिक भी है, सेक्सुअल भी है, मौखिक है, भावनात्मक है और आर्थिक अत्याचार इसमें शामिल है। PWDVA 2005 के अनुसार पीड़ित महिला को किस प्रकार के राहत मिल सकते हैं? तो काफ़ी तरीके के उनको राहत मिलेगा। जैसे आपका जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है ना, मॉनिटरी ऑर्डर मिलता है, कस्टडी ऑर्डर मिलता है और कंपनसेशन भी मिलता है, यानी सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, हिरासत आदेश और हर्जाना क्षतिपूर्ति भी उनको मिलती है, ठीक है। अगला याद रखिए, कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति का उद्देश्य आपका पीड़िता महिला की मदद करना और शिकायत दर्ज करना और अदालत के आदेशों का पालन करना। इसमें पूछ रहा है कि हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने PWDVA 2005 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए? तो आपका जो बिहार गवर्नमेंट है ना, बिहार गवर्नमेंट 390 प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों को निकाला है ना, उसकी भर्ती निकाली है। और केरल जो सरकार है, ठीक है, केरल सरकार ने इस अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पे घरेलू हिंसा की शिकायतों को विशेष सेल बनाना, घरेलू हिंसा की शिकायतों के लिए विशेष सेल बनाया है। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यस्थल की परिभाषा निम्न में से क्या सम्मिलित है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यस्थल की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? केवल सरकारी कार्यालय, केवल निजी कंपनियां, केवल वही स्थान जहां औपचारिक नियुक्ति पत्र हो, या फिर कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, खेल संस्थान, यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन तथा घर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो ये अधिनियम काफ़ी व्यापक भी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2013 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम किस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को विधिक रूप से देने वाला कानून माना जाता है? विशाखा दिशा निर्देशों के द्वारा यह अधिनियम, मतलब इस अधिनियम के तहत यह अधिनियम भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र पर? तो आपका पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक कार्यालय में कौन सी समिति बनाना अनिवार्य है? आंतरिक समिति बनाना अनिवार्य है। और हाल ही के वर्षों में यूजीसी ने पोस्ट एक्ट POSH एक्ट के अंतर्गत विश्वविद्यालय व कॉलेजों से क्या मांगा है? अनुपालन रिपोर्ट मांगा है ना, पोस्ट अनुपालन रिपोर्ट व प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। अगला देखिए,
अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गर्भाधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीक यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 1994 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका आंसर बता दीजिए। तो इसमें कह रहा है कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड उपलब्ध कराना, गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाना तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना, लिंग प्रतिषेध अधिनियम, यही आंसर सही हो जाएगा। गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाना तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोगों को रोकना। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको डरना नहीं है, ठीक है। प्रश्न भले थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें टर्म दिए हों, है ना, बट आसान बहुत है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देख के डरना नहीं है। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में कुछ आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये जो पीसी, इसका पूरा नाम क्या है, पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स क्या है सिलेक्शन, ठीक है, एक्ट 1994। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन पर रोक लगाना और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड आदि का लिंग निर्धारण के लिए दुरुपयोग रोकना ताकि कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फोर्टिसाइड रोकी जा सके, ठीक है। कानून यह भी कहता है कि ये तकनीकें केवल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, कॉग्निटल मलफॉर्मेशन, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आदि की जांच के लिए इस्तेमाल हो, ना कि लड़का लड़की पता करने के लिए, है ना। बाकी ये चीज़ें आपको पता ही है किस वजह से यूज होती है और ये डॉक्टर भी करते हैं, कितना भी मना कर लिया जाए, ठीक है। पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम होता है, बट क्या ही बोलूँ। यह अधिनियम पहले केवल द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेस्यू एक्ट 1994 था, जिसे 2003 में संशोधन करके प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट बनाया गया, ताकि कुछ प्री कॉन्सेप्शन सेक्स सिलेक्शन जैसे कुछ तकनीक से गर्भ ठहरने से पहले ही लिंग चुनना, यह भी जो है कानूनी दायरे में आ जाए। इस कानून का एक बड़ा सामाजिक लक्ष्य क्या है? इस कानून का बड़ा सामाजिक लक्ष्य है कि लड़कियों की घटती संख्या, ठीक है, डिस्क्लाइन रेशियो, सेक्स रेशियो को रोकना, क्योंकि भारत में लंबे समय से सन प्रेफरेंस और फीमेल फोर्टिसाइड के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो खराब रहा है, 943/1000, आपको पता होगा, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अन्य संभावित प्रश्न देखिए आपने क्या पूछा है, तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो इसके बारे में आप आराम से बता सकते हैं। कह रहा है कि पीसीपी एनडीटी अधिनियम के अनुसार अल्ट्रासाउंड जैसे जांच का वैध उपयोग किस लिए है? तो किस लिए भाई साहब? यह केवल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कॉग्निटल मॉलफॉर्मेशन एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की पहचान के लिए है, न कि लिंग निर्धारण के लिए है। भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो सुधारने के लिए पीसीपी एनडीटी एक्ट के साथ साथ किस प्रकार की सख्ती पर जोर दिया जा रहा है? इलीगल प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स पर सख्त निरीक्षण, पंजीकरण और दंडात्मक कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। NFHS5 तथा हाल के विश्लेषणों के अनुसार भारत में सेक्स रेशियो एट बर्थ में कैसा रुझान दिख रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर हल्का सुधार दिख रहा है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में गिरती सेक्स रेशियो का एक प्रमुख कारण क्या माना जा रहा है? कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी इसमें जो है जड़ें जो है काफ़ी गहरी तरीके से जमाई है, क्या ही बताया जाए, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा अपने किस अधिवेशन में अपनाया गया था? अच्छा, बाल अधिकारों की घोषणा पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो आपका किया जाता है, बाल अधिकारों की घोषणा किया था 1959 में, है ना, 1959 में। अच्छा, इसमें पूछ रहा है किस अधिवेशन में? 10वें, 12वें, 14वें, 18वें? तो ये आपका 14वें अधिवेशन में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा वर्ष 1964 में इन्होंने जो है अपनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ पे और भी देखिए पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 1959 की बाल अधिकारों की घोषणा कुल कितने सिद्धांतों पर आधारित है? आपका टोटल 10 सिद्धांतों पर आधारित है। 10 सिद्धांतों पर आधारित है। बच्चों के अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा जिनेवा बाल अधिकार घोषणा किस वर्ष राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई थी? 1924 में। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CRC को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अपनाया? 1989 में अपनाया। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 54 अनुच्छेद हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? 1946 में होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न उतना आपको डेटा नहीं याद रखना, ठीक है ना, डेटा, बट एक मोटा आइडिया ये
इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा डाटा वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है तो उतना याद भी नहीं रहेगा, और जो जो याद रहेगा वो आपको मैं बता भी दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक की बात कर रहा है, ठीक है। यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो उस पर अधिकतम कितने समय का कारावास हो सकता है, अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, वो जो है अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है और उस पर अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है, आपसे पूछ रहा है 3 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का, या फिर 3 वर्ष का। उसको होता है आपका धारा 4 पूछ रहा है ना, धारा 4। तो धारा 4 में एक उसका शीर्षक है पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। इसके तहत उसको सज़ा दी जा सकती है 1 वर्ष की, कितने साल की, 1 साल की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अधिकतम, है ना, अधिकतम देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, अधिकतम। अगर यही पूछ ले न्यूनतम, तो न्यूनतम आपको मिनिमम, अगर मिनिमम पूछे तो 6 माह तक की सज़ा दी सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम अत्याचार अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था, आंसर बताइए। 1989। तो इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें क्या पूछ रहा है कि यह कब पारित किया गया था, कब पारित किया था, 1989 में। 1989 में भी आप डेट बता दीजिए, 11 सितंबर 1989 को, 11 सितंबर 1989 को। अगर पूछ लिया जाए कि यह लागू कब होता है, यह अधिनियम किस तिथि से लागू होता है, लागू होता है 30 जनवरी 1990 से, 30 जनवरी 1990 से लागू होता है। इसमें अगर आपसे पूछ लीजिए कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल आपका जो है टोटल 23 धाराएं हैं। टोटल कितनी धाराएं हैं, टोटल 23 धाराएं हैं। कुल कितनी अगर अध्याय पूछ ले, अध्याय कि कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय आपके 5 अध्याय है ना, कुल 5 अध्याय हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं, इसमें 1 अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ तो अनुसूचियाँ 1 हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 1 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था SC/ST समुदायों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकना। इस अधिनियम में राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस, पीड़ितों व गवाहों के अधिकार से संबंधित प्रावधान किस धारा में जोड़ा गया था, धारा 15 के ए के रूप में, जो 2015 के संशोधन एक्ट 1 ऑफ 2016 से जोड़ा गया था। 2018 के संशोधन के द्वारा, मतलब काफ़ी सारे, मतलब 3-4 बार इसमें संशोधन भी हो चुका है, ठीक है। 2018 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई धारा 18A का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी करना। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है RTI सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, जब उसके विरुद्ध साबित कदाचार या असमर्थता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, जब उसके विरुद्ध साबित कदाचार या असमर्थता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे दे। कौन करेगा भाई साहब, किसको हटाने का अधिकार है, लोकसभा के स्पीकर को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्न आपके लिए एक बोनस पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख खोल के भारत के राष्ट्रपति पर टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, अधिकतम 10 आयुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति धारा 12 के 3 का अध्यक्ष कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, ठीक है। चलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अच्छा जी, ये भी प्रश्न आ गया, बहुत सही।
इसमें देखिए कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 की सी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से लोक सेवक माना गया है। किसे लोक सेवक माना गया है ये आपसे पूछ रहा है। बताइए बताइए किसे लोक सेवक माना गया है। निजी लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निर्देशक को, विश्वविद्यालय के कुलपति को, केवल निजी स्कूल का प्रिंसिपल को, किसी निजी ट्रस्ट का स्वैच्छिक सदस्य को। तो माना गया है ये धारा 2 के सी के अंतर्गत। ठीक है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के सी के अंतर्गत लोक सेवक की जो परिभाषा है ये आपके इसको माना जाएगा विश्वविद्यालय के कुलपति को, विश्वविद्यालय के कुलपति को माना गया है। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं PCA 1988। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह पारित कब हुआ था, बताइए यह पारित कब होता है, यह पारित कब होता है, यह लागू कब होता है, यह लागू कब होता है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और इसमें कुल कितने अध्याय हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह पारित होता है 9 सितंबर 1988, 9 सितंबर 1988। ठीक है, 1998 नहीं, 9 सितंबर 1988। अगर पूछ लिया जाए लागू कब होता है, लागू होता है आपका 12 सितंबर 1988। अगर गलत होगा तो बताइएगा, 12 सितंबर 1988 को। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, धारा आपका इसमें 31 धारा है और यह इसमें अध्याय हैं 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 3 नहीं 5। कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार लोक कर्तव्य पब्लिक ड्यूटी की परिभाषा किस धारा में, आपका धारा 2 के बी में है। और न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किस उपधारा में लोक सेवक माना गया है, धारा 2 के सी के बी में। किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लेक्चरर और अन्य कर्मचारी किस अधिनियम की धारा 2 के सी के अंतर्गत लोक सेवक माने जाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू होता है, 9 सितंबर 1988 को। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में धारा 7 में रिश्वत लेने के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया, अनुचित लाभ, है ना, अनड्यू एडवांटेज। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यक्तियों के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया है, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के में लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, उसमें जो कार्यरत हैं उनको उनके भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए यह बनाया गया है। चलिए आ जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, सारे अधिनियम से एक एक प्रश्न ले लिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहाँ गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह कौन सी उपधारा है जो यह प्रावधान करती है कि यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा, है ना, पूरे भारत पर लागू होता है तथा इसके तहत किया गया कोई भी अपराध भारत के बाहर किया गया हो तब भी अधिनियम लागू होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह कौन सी उपधारा है, वह कौन सी उपधारा है जो यह प्रदान करती है कि अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है तथा इसके तहत किया गया कोई भी अपराध चाहे भारत के बाहर भी क्यों न हो उस पर यह अधिनियम लागू होगा। कौन सी हो जाएगी भाई साहब, कौन सी धारा हो जाएगी बताइए। ठीक है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम एक धारा है, आती है धारा 1। ठीक है, धारा 1। तो धारा 1 के 1 में नहीं, धारा 1 के 2 में आएगा। ठीक है, इसमें धारा 1 के 2 में आएगा। धारा 1 का जो शीर्षक होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कॉम्पनसेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि उसमें जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना, ये सारी चीज़ें धारा 1 के बारे में बताएगा। धारा 1 के 2 में ही यह बताया गया है कि यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा और इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध, ठीक है, किसी भी अपराध का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो चाहे आप भारत में रहिए चाहे भारत के बाहर रहिए यह अधिनियम आप पर लागू होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मूल रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं थी, आपका टोटल 94 धाराएं थी, है ना। इसमें कुल 94 धाराएं थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में किस तिथि से लागू होती है, आपका लागू होता है 17 अक्टूबर 2000 से। 17 अक्टूबर 2000 से यह लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी घोषित कर निरस्त कर दिया, धारा 66 के। इंपॉर्टेंट है धारा 66 का, ये आपको नोट कर लीजिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, धारा 66 का है, धारा 66 का है, धारा 66 का है। इसको याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की पहली बार किस तारीख को अधिसूचित किए गए, आपका 25 फरवरी 2021 को। 25 फरवरी
2021 को। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा हैकर है, अच्छा जी, अच्छा ऐसा कौन सा हैकर है जो किसी संगठन की पूर्व अनुमति लेकर उसकी प्रणाली की सुरक्षा कमजोरियां को ढूंढता है और कानून की सीमा में रहकर काम करता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहेगा बताइए। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर या फिर स्क्रिप्ट किडी, या फिर स्क्रिप्ट किडी। तो भाई साहब वो अनुमति लेकर काम कर रहा है, तो अनुमति लेकर अगर काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर यह एक जो पेशेवर होता है, ठीक है, यानी कि जो एक प्रोफेशनल टाइप का होता है, जो कंप्यूटर में, सिस्टम में, उसमें जो नेटवर्क में सुरक्षा कमजोरी होती है, गड़बड़ी होती है, उसको पहचानने के लिए एक वैध यानी लीगल तरीके से यह जो है काम करता है, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर यह जो है आपका किसी भी संगठन, सिस्टम, ठीक है, या फिर कोई मालिक हो गया, उनसे उनसे अनुमति लेगा हम ऐसा करें कि ना करें, फिर उसको करके उनकी कमजोरियों को क्या करता है, ठीक कर देता है। तो यह क्या हो जाएगा, व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर। जबकि ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, ये बिना अनुमति लेगा, ठीक है, बिना अनुमति के सिस्टम में घुस जाता है और जैसे डाटा चोरी कर लेता है, मतलब नुकसान करता है, धोखाधड़ी करता है, काफ़ी सारी चीज़ें, डाटा उसका मतलब अनयूज करता है ना। चलिए ये हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर। कौन सा हैकर सामान्यतः इथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है, इथिकल हैकर बता दीजिए। इथिकल हैकर किसको बोलेंगे, व्हाइट हैट हैकर को बोलेंगे। ग्रेट हैट हैकर किस दो प्रकार के हैकरों के बीच की श्रेणी में आएंगे, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकरों के बीच में आएंगे कौन, ग्रे, जो ग्रे वाले हैं ना, ये बीच में झूलते हैं, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, कंप्यूटर से संबंधित अपराध मुख्य रूप से किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, धारा 66 के अंतर्गत दंडनीय है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत हैकिंग पर अधिकतम सामान्य सजा क्या है, 3 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। साइबर सिक्योरिटी में किस रंग की हैट रूपक रूप से अपराधी हैकरों से जुड़े रहते हैं, आपका काली टोपी अर्थात ब्लैक हैट हैकर। चलिए अच्छा जी, आ जाता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है कि उपनिवेशकालीन भारत में सरकार द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए पहला सर्व भारतीय संहिताबद्ध कानूनी अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। उपनिवेशकालीन भारत में सरकार द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए पहला सर्व भारतीय संहिताबद्ध कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है ना। इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, 1870 होगा, 1894 होगा, या फिर 1919 होगा, या फिर 1950 हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, अच्छा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड एक्वेजिशन एक्ट। क्या बोलते हैं, LAA, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इसके बारे में आपको अब पॉइंट आप याद करते चलिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह अधिनियमित कब होता है, यानी पहले यह पारित कब होता है, ठीक है, पारित को ही अधिनियमित बोलते हैं। यह पारित कब होता है और यह लागू कब होता है, यह लागू कब होता है, इसमें कुल कितनी धाराएँ हैं, इसमें कुल कितनी धाराएँ हैं ये बताइए, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें कुल कितनी अध्याय हैं, और इसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम लैंड एक्विजिशन एक्ट, यह आपका पारित होता है 26 सितंबर 2013 को, 26 सितंबर 2013 को यह आपका पारित होता है। लागू होता है 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को यह लागू होता है। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, इसमें टोटल 114 धाराएं हैं, है ना, इसमें टोटल 114 धाराएं हैं, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, 4 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। कह रहा है कि उपनिवेश काल में भारत सरकार द्वारा निजी भूमि ग्रहण अधिनियम के लिए जो है पहला सर्व भारतीय संहिताबद्ध कानून भूमि ग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अब आंसर बताइए किस वर्ष पारित किया था, 1800। इसमें पूछ रहा है कि उपनिवेशकालीन में पारित किया था 1894 में। कब पारित किया गया था, 1894 में। आपको जो बताया ना, ये आपका उससे रिलेटेड, भूमि ग्रहण अधिनियम से रिलेटेड एक होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें देखिए यहाँ पे आ गया ना, कह रहा है कि यह कानून 100 से अधिक वर्ष से समय तक भारत में भूमि ग्रहण का मुख्य आधार रहा, और 2013 में बने नए कानून राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंटी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट RFCTLR के तहत प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जो 1 जनवरी 2014 से लागू होता है ना। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल आपको मूल विधि वाली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए आप परेशान न होइए।
इसके बारे में यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख ही लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी प्रविष्टि एक्विजिशन एंड रिक्वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी विषय संबंधित है। आपका समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 किस मूल कानूनी सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, जिसके अनुसार राज्य सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति ले सकता है। इमिटेंट डोमेन राज्य की सर्वोच्च अधिग्रहण सत्ता से। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि RFCT एक्ट 2013 के अनुसार निजी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में कम से कम कितने प्रतिशत प्रभावी परिवारों की सहमति आवश्यक है? 80%। और RFCTLR के एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के लिए अधिकतम मुआवजा बाजार मूल्य का कितना गुना दिया जा सकता है? 4 गुना दिया जा सकता है। 4 गुना दिया जा सकता है। और शहरी क्षेत्र में जो है आपका 2 गुना तक। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बलात्कार से संबंधित मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 176 के अनुसार पीड़िता का कथन कैसे कहाँ लिया जाना चाहिए? यानी कि इसमें जो बलात्कार से संबंधित महिला है ना, उसका बयान धारा 176 के अंतर्गत कहाँ लिया जाना चाहिए? आंसर बताइए। कह रहा है कि थाने में, किसी भी पुरुष अधिकारी द्वारा, एकदम नहीं, पीड़िता के घर या उसकी पसंदीदा के स्थान पर, यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। ये बात देखने से स्पष्ट हो जाती है कि ये ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद आके क्या दिया है कि उसके माता पिता, अभिभावक, निकट संबंधी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में, और कथन को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखिए ये चीज़ें तो हमें, अगर मेरा ओपिनियन माने तो ये चीज़ें यहाँ तक सही है, ठीक है ये, लेकिन जो ये निकट संबंधी और जो सामाजिक कार्यकर्ता है ना, इनको भी हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका क्या कहना है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, हाँ तो यहाँ पे कुछ आप पढ़िए ऑप्शन, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि अच्छा, ऑप्शन नहीं, डाटा। अब दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 लागू हो चुकी है। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह CRPC को प्रतिस्थापित करती है। BNSS की धारा 176 प्रोड्यूसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की प्रक्रिया बताती है कि धारा 176 1 के बी में साफ लिखा है कि बलात्कार के अपराध में पीड़िता का बयान उसी के घर या उसकी पसंद के स्थान पर लिया जाएगा और जितना संभव हो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। बयान के समय माता पिता, अभिभावक, निकट संबंधी या स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति होनी चाहिए। यही प्रावधान आगे यह भी जोड़ता है कि पीड़िता का कथन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन आदि से भी जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि रिकॉर्ड सटीक और सुरक्षित रहे। BNSS की धारा 183 के 6 के मजिस्ट्रेट के बयान रिकॉर्ड की व्यवस्था जो है, रिकॉर्ड करने की विशेष व्यवस्था दी थी। इसमें कहा गया है कि बलात्कार आदि के मामलों में पीड़िता का बयान यथासंभव महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाए। अगर महिला मजिस्ट्रेट न हो तो पुरुष मजिस्ट्रेट भी किसी भी महिला की उपस्थिति में बयान लेगा। ये सारे प्रावधान मिलकर एक विक्टिम सेंट्रिक, पीड़िता केंद्रित व्यवस्था बनाते हैं, जिसमें पीड़िता की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है और उसे थाने, कोर्ट में, माहौल में दोबारा यानी कि उसको आघात जो है झेलने से बचाने की कोशिश की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि BNS की धारा 176 के 3 के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपराध स्तर पर भेजना अनिवार्य किया गया है? तो हो जाएगा आपका 7 वर्ष या उससे अधिक। अगला देखिए क्या कह रहा है कि BNSS की धारा 183 के 6 के अनुसार किन अपराधों BNS की धाराएं कि पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड करने पर विशेष जोर है? धारा 64 से 71, 74 से 79 और 124 है ना। इसके अनुसार पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड करने पर विशेष जोर है। BNSS की धारा 173 के पहले प्रावधान के अनुसार यदि किसी महिला के विरुद्ध यौन अपराध जैसे BNS की धारा 64 से 71 आदि की रिपोर्ट दी जा रही हो तो सूचना किसके आधार पर दर्ज की जानी चाहिए? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, है ना, या फिर महिला किसी भी महिला के द्वारा, महिला अधिकारी के द्वारा। BNSS में मजिस्ट्रेट के सामने बयान, कबूलनामा, कॉन्फेशन स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से रिकॉर्ड करने का सामान्य प्रावधान किस धारा में? धारा 183 के 1 में है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा राहत की सांस मिली, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्यकाल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कह रहा है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ
इंडिया। आंसर बताइए। संविधान द्वारा 5 वर्ष की निश्चित अवधि, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, प्रधानमंत्री के पद छोड़ने पर स्वतः समाप्त, राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो यह हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर है ना, कोई इसकी निश्चित अवधि नहीं है, कोई निश्चित अवधि नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 के 4 में, आर्टिकल 76 के 4 में साफ साफ लिखा है कि जो महान्यायवादी है ना, ये राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद पर बने रहेंगे ना, राष्ट्रपति की इच्छा के मतलब उनकी जब तक इच्छा है तब तक यह जो है पद पर बने रहेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक बने रहेंगे। राष्ट्रपति चाहेंगे कि नहीं भाई साहब बस आपका काम समाप्त, ठीक है, आपका कार्य पूर्ण हुआ तो आपको उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका आर्टिकल 76 हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दिसंबर 2025 तक भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमणी। भारत के महान्यायवादी पद के लिए न्यूनतम संवैधानिक योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता। संसद में भारत के महान्यायवादी का क्या विशेष अधिकार है, लोकसभा व राज्यसभा तथा संसद समितियों जिनका वह सदस्य हो कि उसकी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार। भारत के महान्यायवादी का पद किस प्रकार का है, संवैधानिक है या वैधानिक है। तो जो महान्यायवादी है ना ये संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक। ये प्रश्न मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारत के महान्यायवादी की मुख्य भूमिका क्या है, मुख्य भूमिका है कि भारत सरकार के लिए देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की, थोड़ा फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं ना। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, है ना। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद आर्टिकल 74। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 किसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख करता है। भारत में प्रधानमंत्री किस एक सदन की सदस्यता रख सकता है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, लोकसभा या राज्यसभा की। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस विदेशी मॉडल पर आधारित मानी जाती है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, ये सारे प्रश्न कई बार हो चुके हैं, अब तो याद हो ही गया होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा की बैठक के गठन हेतु आवश्यक कोरम कितना होता है, आवश्यक कोरम। अच्छा जी, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा के बैठक के गठन हेतु आवश्यक कोरम कितना होता है, संसद के कुल सदस्यों का 10वां भाग, संसद के कुल सदस्यों का चौथा भाग, संसद के कुल सदस्यों का तिहाई भाग, संसद के कुल सदस्यों का आधा भाग। तो ये होता है आपका 10वां भाग होता है ना, 10वां भाग कहाँ गया, संसद के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। अच्छा आपसे पूछ लीजिए कि कोरम का मतलब क्या होता है, बताइए। कोरम किसको बोलते हैं, कोरम। तो कोरम मतलब यह होता है ना कि जैसे किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या जो होती है उसी को बोलेंगे कोरम। यानी कि यह जब तक न्यूनतम संख्या उपस्थित न हो तब तक कोई मतलब सदन का कोई वैध जो कामकाज है वो नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संसद किन किन अंगों से मिलकर कार्य करती है, मतलब किन किन अंगों से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी इजी है। यदि किसी सदन में कोरम पूरा न हो पाए तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को क्या करना होता है, संसद की बैठक या तो स्थगित कर दे या फिर कोरम पूरा होने तक निलंबित रखे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 मानी जाए तो उसका कोरम कितने सदस्यों का होगा, लगभग मतलब 1/10 यानी कि 25 होगा, ठीक है, 25 सदस्य होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद का कोई भी नवनिर्वाचित सदस्य अपनी शपथ या प्रतिज्ञान किसके समक्ष रखता है। तो किसके समक्ष रखता है, बताइए फटाफट। केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, केवल लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, भारत के राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद का कोई भी नवनिर्वाचित सदस्य अपनी शपथ प्रतिज्ञान किसके समक्ष रखता है, बताइए फटाफट बता दीजिए। भारत के राष्ट्रपति तो नहीं हो जाएगा, भारत के केवल लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी नहीं हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, यह सही प्रश्न हो जाएगा ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या कहता है अनुच्छेद, कौन सा कहता है, अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, कहता है कि
अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद के किसी भी सदन, यानी जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, उसका हर सदस्य सदन में बैठने से पहले क्या करेगा? शपथ लेगा। क्या लेगा? शपथ लेगा, ठीक है। यह शपथ भारत के ऐसे राष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया जाएगा जिसे यह काम करने के लिए राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो, है ना। शपथ का पूर्ण, अच्छा शपथ किस अनुसूची में बताइए? शपथ तीसरी अनुसूची में ना, तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर सांसद वगैरह जैसे मान लीजिए शपथ नहीं लेते हैं ना, तो वो मतलब बैठ नहीं सकते सदन में, है ना, वो मतदान भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न वही आ गया तीसरी अनुसूची में। शपथ के जो प्रारूप है आपका सांसद, संघ, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कह के राज्य विधायक, ये सारे होंगे। शपथ लेंगे। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। वाक्य शपथों में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा जाता है? आपका संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 से जोड़ा जाता है। तीसरी अनुसूची किन किन अनुच्छेदों से जुड़ी है? आपका अनुच्छेद 75, 99, 124। ये प्रश्न याद होगा नहीं और ना ही याद रखना भी है। हाँ, ये प्रश्न बताइए। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है बताइए? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर आपसे पूछ लीजिए कि संयुक्त जो बैठक है आपका किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि अगर एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तो संशोधनों पर सहमत न हो या 6 माह से अधिक समय तक लंबित रख दे तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो राष्ट्रपति ही संयुक्त फिर बैठक बुलाएंगे, है ना। ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है कौन करता है? सामान्यतः लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष न रहें, अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित न हो तो कौन करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी ना उपस्थित रहें तो अब बताइए, मान लीजिए दोनों के यहाँ शादी पड़ गई, ठीक है, एक लड़के का एक लड़की का, तो मान लीजिए दोनों ही उपस्थित हैं, तो कौन करेगा? तो करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, है ना। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक में कोरम कुल सदस्यों के किस अंश के बराबर होता है? कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कौन सा विधेयक संयुक्त बैठक को नहीं भेजा जा सकता? धन विधेयक जो है, और ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये आपके जो है संयुक्त बैठक को नहीं भेजा जाता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, इसको जो है संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसको संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जा सकता, संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जा सकता। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं यह किस सदन के प्रदेन सभापति होते हैं? आपके राज्यसभा के प्रदेन सभापति होते हैं। अब तक 2025 तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? केवल 3 बार हुई है। केवल 3 बार हुई है। कौन कौन सी हुई देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, कौन कौन सी? केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। एक होता है आपका 1971 में, हाँ 1971 नहीं 1961, ठीक है, 1961 में डोहरी प्रोहिबिशन बिल, 1978 में होता है बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। तो ये केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। चलिए, वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? 1 बार नहीं लगा है ना, 1 बार नहीं लगा है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक किसी धन विधेयक को अपने पास रोके रख सकती है? 14 दिन। 14 दिन। देखिए, जो धन विधेयक होता है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जो धन विधेयक होता है पहले लोकसभा में पारित होता है, आप समझिएगा ध्यान से, मैं अभी जो बोला उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, ठीक है, फिर राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। कब? एक होता है आर्टिकल 109 का 2, एक होता है आर्टिकल 109 का 2। इसके अनुसार राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है ना, लोकसभा को वापस भेजना होता है। किसको? राज्यसभा को। यदि राज्यसभा इस विधेयक को स्वीकार या फिर अस्वीकार नहीं करता है तो सिर्फ सुझाव दे सकती है, और अंतिम फैसला किसका होगा? अंतिम फैसला लोकसभा का ही होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा विधेयक वापस नहीं भेजता है तो हम मान लेंगे कि जो है कि यह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए, ऐसा नियम है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि
किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। संसद के दोनों सदनों के बीच, संसद के, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है बट संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम समय अंतर कितना हो सकता है? अधिकतम 6 माह हो जाएगा। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश होती है। चलिए 2 प्रश्न फटाफट कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि BNSS 2023 की 197 में सामान्यतः किसी अपराध के विचारण का स्थान किस न्यायालय को माना गया है? BNSS 2023 की धारा 197 में सामान्यतः किसी अपराध के विचारण का स्थान किस न्यायालय को माना गया है? जहां अभियुक्त स्थायी रूप से रहता हो, जहां संबंधित थाने का पुलिस मुख्यालय स्थित हो, जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया हो। ये एकदम सही है, ठीक है, ये सही है, बाकी सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर में तो आपको तो दिख गया, वाह क्या बात है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि CRPC 1973 की धारा 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल अब BNSS 2023 की इस धारा से मिल खाती है? 197। ये सारे खेल हम एक या 2 दिन में, मतलब 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी भी पढ़ाई करते रहिए ना, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। बाकी जिसका हो चुका है तो उनके पास तो बुक होगी, वो पढ़ते रहे होंगे। BNSS 2023 में इंक्वायरी एंड ट्रायल में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार किस अध्याय में दिया गया है? अध्याय 14 में दिया गया है। BNSS 2023 की धारा 198 किस विषय से संबंधित है? आपका यह जो है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांच या विचारण स्थान से संबंधित है। BNSS 2023 की धारा 199 किस बात से संबंधित है? यह जो है आपका वह, मतलब अपराध का वह विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या फिर जहां परिणाम निकला, उससे संबंधित धारा 199। BNSS 2023 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य आपका, ये तो आपको याद होना चाहिए कि CRPC को बदलकर आपराधिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, कुशल व नागरिक अधिकार उन्मुख बनाना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 की धारा 314 के अंतर्गत डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, आपराधिक दुर्विनियोग बनने के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 की धारा 314 के अंतर्गत डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग बनने के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? ऑप्शन पढ़ेंगे आपको आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। किसी भी प्रकार की संपत्ति का ईमानदारी से उपयोग, किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग के लिए विनियोजन या फिर रूपांतरण, केवल किसी स्थावर संपत्ति पर कब्जा बिना किसी बेईमान इरादे से उधार लेना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कह रहा है कि डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग के लिए विनियोजन या फिर रूपांतरण, विनियोजन या फिर रूपांतरण, ठीक है। तो धारा 314 में क्या लिखा है? इसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी की चल संपत्ति को अपने उपयोग के लिए, है ना, अपने उपयोग के लिए दुर्विनियोजित या फिर उसको कन्वर्ट करता है तो वह अपराधी होता है। यह धारा सिर्फ चल संपत्ति पर लागू होती है, जैसे पैसा हो गया, आभूषण हो गया, केवल चल संपत्ति आप समझ रहे हैं, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो जो चल संपत्ति पर यह धारा लागू होती है, जैसे पैसा हो गया, आभूषण हो गया, मोबाइल हो गया, वाहन हो गया, है ना, स्थावर हो गया, संपत्ति हो गया, ज़मीन मकान इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। बट ये जो मोबाइल, पैसा वो जो चल संपत्ति है वो ही यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ही आते हैं धारा 314 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि BNS 2023 की धारा 314 के अधिकतम कारावास कितने वर्ष तक हो सकता है? अधिकतम कारावास इसमें जो है 2 वर्ष तक का हो सकता है। और कह रहा है कि संपत्ति के दुर्विनियोग को बीएनएस की किस अध्याय यानी किस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है? धारा अध्याय पूछ रहा है ना, तो अध्याय इसमें पूछ रहा है कि अध्याय आपका 17 हो जाएगा। BNS 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? आपका टोटल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 316 के अनुसार आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिद्ध होने के लिए मूल अनिवार्य तत्व कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के अनुसार आपराधिक न्यास भंग सिद्ध होने के लिए मूल अनिवार्य तत्व कौन सा हो जाएगा? केवल यह बताना कि संपत्ति किस प्रकार की है, संपत्ति का किसी भी प्रकार से अनजाने में गलत उपयोग कर लेना, संपत्ति या उस पर आधिपत्य का किसी व्यक्ति को न्यास होना, या फिर उस विश्वास, कानूनी निर्देश या संविदा का उल्लंघन करते हुए उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, व्यय या अपने लिए संपरिवर्तन करना।
तो ऑप्शन बड़ा सा तो ये दिख रहा है गुरु, है ना, तो यही दिख रहा है, तो यही मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आंसर भी यही होगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की 316 के अनुसार आपराधिक न्यास भंग सिद्ध होने के लिए मूल अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो संपत्ति या उस पर आधिपत्य का किसी भी व्यक्ति को न्यास होना, उस पर विश्वास, कानूनी निर्देश या संविदा का उल्लंघन करते हुए उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, व्यय और अपने लिए संपरिवर्तन करना, अपने लिए संपरिवर्तन, ये धारा 316 याद रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नहीं यार, धारा 316 के एक में क्या कहा गया आप बता दीजिए। 316 के एक में जो है मूल भाषा, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की संपत्ति, उस पर आधिपत्य, है ना, उस पर जो है इंटरेस्टेड हो, वह मतलब उस संपत्ति को बेईमानी से अपने तरीके से विनियोजित संवर्धित करे या फिर बेईमानी तरीके से उसका उपयोग, निपटान ऐसे तरीके से करे कि जो किसी भी कानून के निर्देश या वैध संविदा के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसा करने से वह आपराधिक न्यास भंग के अंतर्गत आता, मतलब वह आपराधिक न्यास भंग करता है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि बीएनएस में डिसऑनेस्टली की परिभाषा किस उदाहरण में दी गई है? धारा 2 के 7 में दी गई है। बीएनएस की धारा 2 के 7 के अनुसार डिसऑनेस्टली का सार क्या है? ऐसा कार्य जो सदोष लाभ या सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए। पूर्व भारतीय दंड संहिता आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किन धाराओं में था, जिन्हें अब बीएनएस की धारा 316 में समेकित कर दिया गया है? तो आईपीसी की धारा 405 से 409 के बीच में था, इन्हें बीएनएस में एक धारा 316 में समाहित, 405 से 409 था। ठीक है, इसको कम करके 316 में ही समाहित कर दिया गया है। और बीएनएस की धारा 316 के तहत सामान्य आपराधिक न्यास भंग ऑफ ट्रस्ट, इसके लिए अधिकतम कारावास की जो अवधि है वह कितनी हो सकती है? अधिकतम कारावास की अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, साथ में किया गया जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप याद रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। कुछ त्रुटि हो तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको सुधार कर दूंगा, आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।